जी, ये जो खास तौर पर फ्रेश स्टूडेंट्स हैं कोशिश करें वो इसमें से कोई आंसर दें। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने आपको एक चीज यहाँ से समझानी है कि ओपन एंड और क्लोज एंड की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का आपस में रिलेशन जो है वो क्या बनता है। ठीक है, तो ये जरा कोशिश करें वो स्टूडेंट्स जो जो फ्रेशर है वो इस वक्त में इसका मुझे आंसर दें, क्योंकि इतनी जल्दी जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं वो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ना फ्रेशर वो कोशिश करें इसका आंसर मुझे दें। जी बच्चों, जिनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोगों में से कोई बताए। ये बच्चे जिन्हें मैंने अनम्यूट किया है उनमें से कोई बताएं। काफी स्टूडेंट मैंने अनम्यूट किए हैं, आप में से कोई इसका आंसर बताएं। शाबाश, क्या आंसर होगा इसका? जी बच्चों, जिनको मैंने अनम्यूट किया है शाबाश, कोई बताएं आंसर इसका। चलें, हम देखते हैं कि इसमें आपको सिर्फ ओपन एंड और क्लोज एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन निकालना है। ठीक है, ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल है वो हमने पढ़ी है V/2L। ठीक है, और क्लोज एंड की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो होती है V/4L। ठीक है, ये जो V/4L है इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ V/2 मल्टीप्लाई बाय 2L। लेंथ वगैरह हर चीज सेम है। ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है V/2L। तो इसका मतलब है ये V/2L जो है ये हो जाएगी ओपन एंड की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। तो ओपन एंड और क्लोज एंड में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा FO डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या FO इज इक्वल टू 2FC। ठीक है, तो हमारे पास क्लोज एट वन एंड, ये क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, हमने ओपन एट बोथ एंड्स, दो दफा लिखा गया है। तो बोथ एंड पे अगर ओपन हो जाए तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। ठीक है, और अगर ये ओपन हो जाए बोथ एंड से तो हमने FO फाइंड करनी है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, 2FC क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स हो जाएगी 1000 हर्ट्ज। ठीक है, तो इक्वेशन जो है, इक्वेशन में आपने ये चीज याद रखनी है कि आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है।
जी बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई सबको? स्टूडेंट्स किसी का क्वेश्चन तो नहीं है एमसीक्यू में? कोई बात क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें इस तरह के एमसीक्यू आ जाए। ठीक है, एक ट्यूब है जो दोनों एंड से ओपन है, तो अगर इसको हाफ हम वाटर में डिप कर दें तब बताएंगे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन आपके पास यही है। जी जी बच्चों, दिमाग लड़ाएं इस पे कि अगर एक ओपन एंड ट्यूब है और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी 500 हर्ट्ज है, अगर उसको हम हाफ को हम डिप करते हैं वाटर में तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ऑप्शन यही है और इन्हीं में से ही कोई एक आंसर है। तो मैं सबको ओपन करता हूं और कोशिश करेंगे आप सब इसका ना आंसर दें। जो आपके जहन में आंसर आता है बताएं। सर सी सर सी है सर। अल्फा है सर, Sir, अल्फा। is this correctly? आप लोगों ने आंसर बताने हैं। मैंने बात सुने, चार्ली ठीक है। मैंने पहले मेरे अल्फा सर, अल्फा। Sir, alpha. आप सब लोग खामोश ही अच्छे हैं, मेरी तो सुन लें। आप लोगों ने जिसके जहन में जो क्वेश्चन आंसर है ना, आप लोगों ने वो बताना है, ठीक है? क्योंकि मैंने आप में से किसी को नहीं बताना आप ठीक कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं। कुछ ने कहा अल्फा, कुछ ने कहा चार्ली, ठीक है? मैंने किसी को ये नहीं कहना कि आपका आंसर गलत है या आपका आंसर ठीक है। मैंने यहाँ पे सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे फिर पता चल जाएगा क्या आंसर है, किसका आंसर ठीक है। ठीक है, कुछ ने कहा अल्फा, कुछ ने कहा चार्ली। उसके अलावा भी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कोई और कोई इसका आंसर देना चाहते हैं तो दें। चार्ली, ठीक है। सर रेयर सीडेंसी में जाएगी तो चार्ली होगा। अल्फा ऑप्शन है सर, अल्फा होगा। अल्फा, क्योंकि डिप होने की वजह से वो भी क्लोज पॉइंट बन गया। क्लोज पॉइंट होगा लेकिन लेंथ भी हाफ हो जाएगी ना। भी कम हुई है ना। और सारे साइंसदान नाम बनाओ, जो आंसर है वो मुझे बताएं, वो अभी उसको डिस्कस कर लेते हैं। चार्ली, अल्फा, चार्ली, अल्फा। ठीक है जी। तो अब आप सब लोग खामोश हो जाएं। अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल वाटर है, ये नीचे सारा वाटर है। वाटर है, कोई भी लिक्विड है, ठीक है? ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ट्यूब जो है बोथ एंड से ओपन है। इसको मैंने हाफ डिप किया वाटर में, ठीक है? अब देखें, यहां से साउंड वेव जाएगी, ठीक है? ये साउंड वेव जा रही है। साउंड वेव यहां से जाके जब हाफ लेंथ पे पहुंचेगी, या पानी है, ठीक है? पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। पानी के मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्शन है। जहां पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी इसका मतलब है यहाँ पर एक नोड बन जाएगा, ठीक है?
ये भी नोड है, ये भी नोड है, तो नोड से नोड ये तो बिल्कुल क्लोज हो गया। इसका मतलब है इसकी जो फर्दर हाफ लेंथ है ना वो हमारे किसी काम की नहीं है। ये वाली जो लेंथ है इसका मतलब है कि ओपन एंड जो है एक तो हमारे पास इसकी ये हाफ लेंथ रह जाएगी और दूसरा ये ओपन एंड जो है एक क्लोज एंड हो गया। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके लिए। ठीक है, V/4L, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज एंड बन चुका है। और दूसरा इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये वाला जो पार्ट है ना इसकी लेंथ का, वो दोनों ही क्लोज एंड है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। या एक एंड ओपन हो या दोनों एंड ओपन हो, तो इसका मतलब है जो हाफ लेंथ है वो हमारे पास रह जाएगी, तो लेंथ इसकी बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, तो आंसर आपके पास आ जाएगा V/2L। ठीक है, तो इसका मतलब है ओपन एंड जो है, इस ओपन एंड की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/2L, ठीक है, वो थे 500 हर्ट्ज। हाफ डिप करने के बाद भी इसका फार्मूला अगेन V/2L ही रहा, तो इसका मतलब है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी लेंथ के हाफ होने की वजह से। ठीक है, कुछ बच्चों ने आपके डिस्कशन में कहा था कि लाइट जो है, जो साउंड वो वेव है, साउंड वेव है, वो रेयर से डेंसर में जा रही है। देखिए वो रेयर से डेंसर में जाएगी, टकरा के वापस आएगी, उसका फेज चेंज होगा और स्टेशनरी वेव बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्पीड में चेंज इसलिए नहीं आना कि उसने रहना इस वाटर इस एयर में ही है, पानी के अंदर नहीं हो जा रही। ठीक है, हमारे पास ये जो हाफ लेंथ है इसमें हमने देखना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या इक्वेशन बनेगी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बनेगा वो 500 हर्ट्ज ही बनेगा। तो ये जरा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि लेंथ में वेरिएशंस किस तरह आ सकती है। ठीक है, तो इसको आप जरा नोट कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डॉप्लर इफेक्ट। एक सिंपल सा एक एमसीक्यू है और बिल्कुल सिंपल सा, ये देखिएगा, एक आपको और फार्मूला मैं बताता हूँ। हाँ जी, इसका आंसर होता है स्टेशनरी वेव में स्ट्रेस स्प्रिंग है ना, मैं उस पर 50 लूप्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं स्प्रिंग को किस जगह से प्लग करूंगा कि उस पर 50 लूप्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, इसको पैसों में जरा देखें कि एक स्ट्रेस स्प्रिंग पर जो स्टेशनरी वेव के लूप्स बनते हैं, मैं 50 लूप्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, उस स्प्रिंग को, फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस स्प्रिंग को मैं किस पोजीशन से प्लग करूं कि स्टेशनरी वेव्स के 50 लूप्स जो हैं वो स्प्रिंग पे बने। जी जी बच्चे आंसर दें, क्या आपके जहन में आंसर है? सर चार्ली। चार्ली डेल्टा से चार्ली चार्ली सर बीटा। सर बीटा। सर बीटा क्या होता है, बस आप आंसर देते रहना सर। चार्ली सर चार्ली। ठीक है, किसी का बीटा किसी का चार्ली, किसी ने कहा था, किसी ने कहा बीटा किसी ने कहा चार्ली, और ये सॉरी ये डेल्टा ऑप्शन है, ये मैंने चार्ली लिख दिया।
ये माइक बंद करवा दें जिसका भी है। ये बच्चों कोई और स्टूडेंट्स का आंसर देना चाहते हो? कुछ ने कहा चार्ली, कुछ ने कहा बीटा। अल्फा। बीटा आंसर। अल्फा, बीटा, अल्फा। अल्फा, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताना, आपको फौरी पता चल जाना है, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है। तो हैंड रेज ना करें, आप सब लोग ऑन है, कोई भी किसी भी टाइम जवाब दे सकते हैं। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा वाला कोई नहीं है? मैं हूँ। जी, एक डेल्टा वाला भी आ गई, ठीक है। बताएं बताएं, शाबाश, जिसके जहन में जो आंसर आ रहा है वो आप लोगों ने मुझे बताना है। किसी को मैंने गलत नहीं कहना, किसी को ठीक नहीं कहना। जब सॉल्यूशन होगा फिर पता चलेगा। चार्ली, ठीक है। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। बीटा होगी क्योंकि वन लोग का ठीक है, बीटा होगा। अच्छा जी, बीटा होगा, ठीक है। चार्ली। सर चार्ली होगा, L/2n का फार्मूला लगेगा। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। इसका अब आंसर देखते हैं क्या होगा। नंबर ऑफ लूप्स का जो फार्मूला होता है ना प्लग पोजीशन का, ठीक है, वो होता है L डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लूप्स। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो L बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, अब नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं? 50 हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा L बाय 100। तो चार्ली ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि नंबर ऑफ लूप्स, यहां से आपको नंबर ऑफ लूप्स गिवन है, तो आपने प्लग पोजीशन बताई है। वो फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं जी प्लग पोजीशन जो है L/80 है, ठीक है, प्लग पोजीशन है, तो बताएं नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे। आपने ये करना है L/80 का 2 का मल्टीपल देखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। तो नंबर ऑफ लूप्स जो है वो 40 होंगे, ठीक है। ये यहाँ पर होगा कोई इवन इंटीजर ही, ऑड इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि लूप जो है वो इंटीग्रल होते हैं, 1 2 3 4। ये नहीं होता कि एक लूप पूरा बना एक आधा बना, स्ट्रेस स्ट्रिंग में लूप्स इंटीग्रल ही होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों हम डॉपलर इफेक्ट वाला अपना टॉपिक स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं आज। डॉपलर इफेक्ट में आपने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, उनसे आपका डॉपलर इफेक्ट का कोई भी जो केस है ना वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो डॉपलर इफेक्ट है, हम उसमें अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है वो उनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वो जो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो होती है ड्यू टू relative motion between source and observer। एक ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, वो सोर्स है, वो हॉर्न बजाती है, वो एक सोर्स है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है। मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ, ये ट्रेन मेरी तरफ आ रही है, तो उसकी जो वो है पिच है ना, वो मुझे चेंज सुनाई देगी, यानी कि उसकी जो फ्री नंबर ऑफ वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होगी मेरी मोशन या उसकी मोशन की वजह से, ठीक है। इसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। पहला पॉइंट, ये जनरल बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर दो क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, ठीक है, ये v1 है वेलोसिटी, बॉडीज है उनकी वेलोसिटी है, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है ना, हम उसको माइनस करें। वो जो विंड वाला टॉपिक था ना स्पीड ऑफ साउंड में, और यहाँ से आप जरा बात क्लियर कीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड में ना विंड में हमने सेम में दोनों को ऐड किया था, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर है, ये विद रिस्पेक्ट टू v2 है, ठीक है।
तो दोनों की वेलोसिटीज को हम माइनस करेंगे। अगर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को हम ऐड करेंगे। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, नहीं ये माइनस प्लस कर देगा तो v1 प्लस v2। ये दूसरा पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। और थर्ड पॉइंट है एक फॉर्मूला जिससे आपके सारे केसेस सॉल्व होंगे, ठीक है। f डैश बेसिकली अपेरेंट या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्व आप करेंगे, ठीक है। ये होगी v प्लस माइनस uo डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस us इनटू f, ठीक है। मैं फैक्टर सारे में देखता हूं। ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये रिलेटिव मोशन की वजह से जो हमें ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ये जो v है ये स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड वेव जो आ रही है, ठीक है। uo स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, us स्पीड ऑफ सोर्स, और f जो है ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये अपेरेंट है ऑब्जर्व है, और ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। ये चीज अगर आप याद रखेंगे ना, आपका कोई केस जो है वो अनसॉल्व नहीं रहेगा। अब हम केसेस सॉल्व करते हैं बारी बारी। इसका इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन या फ्रीक्वेंसी या पिच के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है, पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच या फ्रीक्वेंसी के साथ इसका जो है रिलेशन वो होता है, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स यूनिट टाइम में कितनी हमारी तरफ आ रही हैं वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, या ऑब्जर्व जो निकल रही है किसी सोर्स में तो फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा जी, केस 1 में ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, सोर्स जो है वो एट रेस्ट है, ठीक है। एक बात आपने और याद रखना है, सोर्स में से साउंड वेव निकलती हैं। साउंड वेव की डायरेक्शन हमेशा आपने ऑब्जर्वर की तरफ रखनी है, और इनकी स्पीड मैं v से डिनोट करता हूं, ठीक है। फर्स्ट केस में मैं ये कहता हूं ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। एरो का मतलब इसकी मोशन, इसकी जो स्पीड है वो uo है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सोर्स है। फर्स्ट केस है ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है। तो अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, f डैश इज इक्वल टू, देखिए सोर्स एट रेस्ट है ना, तो us जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमने स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर के दरमियान हमने रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर दी। तो देखिए दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, v प्लस uo डिवाइडेड बाय v, क्योंकि us 0 है, इनटू f। नोमिनेटर जो है वो ऐड हो रहा है, इसका मतलब है फैक्टर बड़ा होगा तो f डैश जो है वो ग्रेटर होगा f से। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी को वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। केस फर्स्ट में। दूसरा है सेकंड केस है, ऑब्जर्वर है, सोर्स है, सोर्स एट रेस्ट है, स्पीड साउंड वेव की डायरेक्शन इस तरफ है v, और इसमें जो ऑब्जर्वर है वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा है, uo, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें f डैश इज इक्वल टू, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये माइनस होंगे, v माइनस uo डिवाइडेड बाय v इनटू f। अब ये वाला फैक्टर जो है वो b से लेस हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे फर्दर लेस होगा,
तो इसका मतलब है f डैश लेस देन अपीरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए। अगर अपीरेंट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है, ठीक है, तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी लाजमी बात है 100 से कम होगी, ठीक है। वो अगर डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है, लेकिन उससे कम जरूर होगी। ये बच्चों इसको नोट कर लें। केस 1 ये हो गया, केस 2 हमें इसके बाद डिस्कस करना है। तो मैंने ये सारा मिटाना है, इनको जरा आप लोग नोट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद है केस 2। केस 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये ऑब्जर्वर है जी, ये सोर्स है। अब हम ये करेंगे जो ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, ठीक है, और सोर्स में से एक दो साउंड वेव्स निकल रही हैं और सोर्स अब मूव करेगा। सोर्स मूव करेगा तो सोर्स के, अगर फर्स्ट केस में हम डिस्कस करते हैं कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। अब बच्चों आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा, जब, क्योंकि सोर्स बेसिकली साउंड वेव्स का सोर्स है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो साउंड वेव्स को एमिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा, पहले इसने जो साउंड वेव जब यहां पर था तो वेव जो निकाली है उनकी ये वेवलेंथ होगी, ठीक है। वेव्स की तादाद वही है। अगर 10 वेव्स हैं, पहले हम वेव्स को यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस था अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। कुछ पॉइंट के बाद सोर्स अगर यहां पर आ जाता है, ठीक है, अब जो सोर्स ने वेव उतनी ही एमिट करनी है, लेकिन अब उसके पास पाथ कम है वेव्स के पास, तो वेव्स ने अपने आप को इतने पाथ में कंबाइन करना है, कंप्रेस करना है। तो इसका मतलब ये होगा जब सोर्स मूव करेगा तो जो वेवलेंथ, जो वेव जो एमिट कर रहा है उनके वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी, ठीक है। उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी। तो जो चेंज इन वेवलेंथ है डेल्टा लैम्डा से मैं इसको लिखता हूं, ये हो जाएगी लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ है इसकी, ठीक है, और माइनस लैम्डा डैश ये चेंज इन वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो चेंज वेवलेंथ में जो चेंज है वो भी लाजमी आएगी, इसे वेवलेंथ शिफ्ट कहेंगे, ठीक। और अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं। अब फार्मूला जो इसका बनेगा वो बनेगा f डैश इज इक्वल टू, अब देखिए ये रेस्ट पे है और तो ये 0 होगा, v ओवर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो v माइनस us इंटू f, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा है, डिवाइड होके और छोटा होगा, तो इसका मतलब ये है कि f डैश जो है वो ग्रेटर होगा f से। सोर्स जब ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा तो हमेशा वेवलेंथ में चेंज आएगी, वेवलेंथ या कंप्रेस होंगी वेव्स या स्ट्रेच होंगी, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। इसका वीक पार्ट है ऑब्जर्वर, ये सोर्स, ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, ठीक है। सोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, साउंड वेव की डायरेक्शन हमेशा वीक इनकी तरफ। अब पहले वेव्स को इतना पाथ था अपने आप को यहाँ पर कंबाइन रखने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है। अब सोर्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो गया, वेव्स की तादाद उतनी है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही है, फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम, ठीक है, और नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम जो है। अब उनके पास पाथ ज्यादा है, अब उन्होंने अपने आप को इस पाथ में कंफाइन करना है, तो इस पाथ में पाथ जितना ज्यादा होता जाएगा उनको अपने आप को कंफाइन करने के उनकी वेवलेंथ भी जो है वो लार्जर होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है इस केस में डेल्टा लैम्डा जो है उसमें ओरिजिनल वेवलेंथ प्लस लैम्डा डैश, ठीक है।
यानी कि यहां से यहां तक उनकी ओरिजिनल वेवलेंथ थी, ठीक है। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाता है, सोर्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहले वेवलेंथ उनकी ये वाली थी लैम्डा, अब उन्होंने फर्दर ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उनके पास आ गया है, उन्होंने अपने आप को इतना डिस्टेंस और इंक्रीज करना है, तो वेवलेंथ उनकी इंक्रीज होगी, ठीक है। लैम्डा प्लस ये वाली जो चेंज होगी ये डेल्टा लैम्डा डैश कहलाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास डेल्टा लैम्डा यानी चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश, उसका फार्मूला बनेगा v ओवर, अब देखें सोर्स और ऑब्जर्वर, ऑपोजिट है, ये होंगे v प्लस यूएस इंटू एफ, ठीक है। डिनोमिनेटर बड़ा है, इसके साथ डिवाइड होगा तो एफ डैश जो है वो लेस देन एफ हो जाएगा। अच्छा जी, अब कुछ एक्सप्लेनेशन है एरोप्लेन वाली, ठीक है, वो मैं एग्जांपल यहीं पर ही आपको कोट कर देता हूँ। स्टार जो गैलेक्सीज हैं, स्टार जो है हम है और स्टार है, स्टार एक सोर्स है, हम ऑब्जर्वर है। स्टार अगर हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो हमें उसके जो कलर है ब्लू नजर आता है, उसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। उसकी रीजन है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा उसकी वेवलेंथ जो है स्मॉलर होते जाएगी, ठीक है। स्मॉलर वेवलेंथ की वजह से वो स्मॉल वेवलेंथ वाले रेडिएशन इमिट करेगा। इस केस में, ठीक है, स्टार के जो ब्लू शिफ्ट है वो हमें दिखाई देगी, यानी कि ब्लू वेव्स जो है वो हमें दिखाई देंगी जो उसमें से निकल रही है। और इसमें स्टार जो है वो ऑब्जर्वर से अवे जा रहा है तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। इस केस में जो है वो रेड शिफ्ट हमें नजर आएगी स्टार। इसी तरह ये एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है बेसिकली ये पाकिस्तान की टेरिटरी में अगर कोई एरोप्लेन एंटर होता है, जैसे जनाब अभिनंदन साहब एंटर हुए थे, ठीक है, वो गले पीछा करते करते उसको ले आए थे। जैसे कोई ऑब्जर्वर एंटर होता है, हमारे जो रडार्स हैं वो ऑब्जर्वर है और जो जहाज है वो सोर्स है, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर को यानी कि रडार को मिलने वाली रेडिएशन जो है वो स्मॉल है, स्मॉलर रेडिएशन का मतलब ये है कि वो आ रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, ऑब्जर्वर हमारे मूला के अंदर आ रहा है। लेकिन जो रडार को मिलने वाली रेडिएशन अगर वो बड़ी होती जा रही है साथ साथ, ठीक है, उनका साइज बड़ा होता जा रहा है, तो इसका मतलब है एक जहाज आया था वो अब अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहे हैं, हमसे अवे जा रहे हैं, ऑब्जर्वर जा रहे हैं, ठीक है। तो एरोप्लेन को भी वो इस तरह फाइंड कर लेते हैं कि एरोप्लेन जो है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, सोर्स आ रहा है या अवे फ्रॉम द सोर्स आ रहा है, हमारी टेरिटरी में कोई एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये था बच्चों डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक। अब इसके कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इन केसेस से रेलेवेंट एमसीक्यूज आपसे एज इट इज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये केसेस ही सिर्फ इस वक्त आपके पीएमसी के सिलेबस में थे, तो इसलिए मैंने यही केसेस डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कोई और केस नहीं है। कुछ बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, जो क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर आपने कहा है कि जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि डिक्रीज कैसे? डिक्रीज वेवलेंथ नहीं है, आप ये समझे, ये आपको मैं समझाता हूं, सो एक्सप्लेन करता हूं। वेवलेंथ के पास कन्फाइनमेंट के लिए पास छोटा रह जाता है, बस ये मतलब है इसका। देखिए ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट में इतना डिस्टेंस है, साउंड वेव जा रही है इस तरफ, ठीक है, उनके पास ये वाला डिस्टेंस है और जो यहाँ पर वेव होगी उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। जब ये सोर्स जो है ऑब्जर्वर के और करीब चला जाता है, ठीक है, वेवलेंथ की जो तादाद है, वेव्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आई। अब वे इतनी सारी वेव्स को, एक वेव फॉर एग्जांपल ये वाली वेवलेंथ थी उसकी, ठीक है, ये वाली वेवलेंथ थी उसकी जब सोर्स यहाँ पे था। अब यही वेवलेंथ है, अब उसके पास सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब है सोर्स से जो ऑब्जर्वर की तरफ रेडिएशन जा रही है, अब उन्होंने इतने पाथ में इस रेडिएशन ने अपने आप को कंफाइन करना है। छोटे पाथ में कंफाइन करने के लिए ये वेव अपनी वेवलेंथ को स्मॉल करेगी तो छोटे पार्ट में कंफाइन हो पाएगी। इसका मतलब है अगर ये लैम्डा थी तो ये लैम्डा डैश है, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज की वजह से मैंने उनको माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तो तरह ये जो ये पार्ट बी में ये सब्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं ना, जी जी जाने पार्ट बी में लिखा मतलब है चेंज इन सब्ट्रैक्ट का ये वेवलेंथ। मतलब है पहले इतनी बड़ी वेवलेंथ थी फिर इतनी सी रह गई है। ठीक है, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी चेंज आई है, क्योंकि वो वेव जो है वो क्या हो रही है, बेसिकली स्मॉल हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें पता चल जाएगा कि चेंज इन वेवलेंथ कितनी आ रही है। सर पार्ट बी में जो चेंज इन वेवलेंथ है वो y डैश माइनस y नहीं होगी? पार्ट बी में इसकी बात कर रही हैं आप? बच्चे आप इसकी बात कर रही है, इसकी बात कर रही हैं? जी पार्ट बी की बात कर रहे हैं। पार्ट बी, रेड पार्ट ए शिफ्ट, की बात समझ आ गई है? जी वो समझ आ गया। ठीक है, अब देखें इसे पार्ट बी को ये सब डिस्कस करते हैं। ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। ठीक है, पहले वेव जो थी वो इतने पार्ट में थी, फिर ऑब्जर्वर यहीं पे है, सोर्स यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, ये वेवलेंथ लैम्डा है, यानी वेव को अपने आप को कंफाइन करने के लिए ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इतना तो पहले उसके पास था, कवर कर रही थी, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने फर्दर अपने आप को कंफाइन करने के लिए करना है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस सूरत में कवर करेगी जब अपने वो वेवलेंथ को इंक्रीज करेगी। इस केस में अपने वेवलेंथ को चेंज यानी इंक्रीज करना, ये मैं लैम्डा डैश कह देता हूं। तो इसका मतलब है इस केस में उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हुई है, तो लैम्डा में इतना पार्ट अगर हम ऐड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कितनी चेंज आई है टोटल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक उसकी जो टोटल वेवलेंथ है, ठीक है, ऑब्जर्वर से सोर्स तक की टोटल वेवलेंथ होगी, यहां से लेकर उसके पहला पॉइंट जो था, अगर मैथमेटिकली फाइंड करना चाहते हैं जहां पे पहले सोर्स था, ठीक है, उसके बाद ये वाली, तो जब हम टोटल को फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसकी चेंज कितनी आई। जी ठीक है, मतलब टोटल वेवलेंथ के इक्वल है वो। हाँ, टोटल वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा चेंज से मुराद है उसकी टोटल वेवलेंथ है ना। इस केस में उसकी यहां से लेकर यहां तक उसकी टोटल वेवलेंथ हो कितनी गई है। फॉर एग्जांपल यहां पर थी 7, यहां पर फर्दर हो गई 3, तो चेंज जो है वो कितनी होगी, डेल्टा लैम्डा टोटल उसकी 10 हो गई। ठीक है, और अगर आप डेल्टा लैम्डा में से ये वाली माइनस कर दें ओरिजिनल को, तो आपको पता चल जाएगा चेंज कितनी है। ठीक है, डेल्टा लैम्डा से मुराद है उसकी टोटल चेंज जो आई है, 7 + 3 की टोटल चेंज आई है। तो बात समझ आ गई आपको? जी सर। चलो ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं वो हम करते हैं। कुछ एमसीक्यूज तो बच्चों सिंपल इनकी वैल्यूज को पुट करके आएंगे। ठीक है, वो आप अपनी प्रैक्टिस बुक में भी देख सकते हैं। कुछ तरह के कुछ मैं करवाऊंगा थोड़े टेक्निकल से एमसीक्यूज, ताकि आपको ये फार्मूला जो है, एक तो सिंपल आपको अगर इनकी वैल्यूज का पता है, आप ऐड करेंगे वैल्यूज को पुट करके इनको सॉल्व कर लेंगे। एक है कि थोड़ा सा उनको अगर वो एमसीक्यू को घुमा देते हैं, ठीक है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है। एक एमसीक्यू है, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग towards the source with और इसको मैं स्टेटमेंट बना दूं उसकी।
ये क्वेश्चन है। ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है और परसीव करता है, यानी कि वो देखता है कि अपीरेंट फ्रीक्वेंसी डबल होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, आपने परसेप्शन बताना है ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी होगी कि वो ये परसेप्शन करेगा, उसका परसेप्शन होगी। सॉल्व करें शाबाश इसको। ये जो डॉपलर इफेक्ट है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैकेनिकल, हर किस्म की वेव्स के लिए ये एप्लीकेबल है, अप्लाई होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, क्या आंसर आया आप लोगों का? बी अल्फा। ठीक है, बताते जाएं जिसने किया उसको बताते जाएं। ये आंसर सर। It's related से। सर अल्फा। ठीक है, और सर अल्फा। अरे अल्फा सर बीटा। I think it's beta. ठीक है, बीटा और बीटा। बी, बेरा बेरा अल्फा सर। बीटा। अल्फा। बीटा सर। बीटा, अल्फा, बीटा। यहाँ पे गेम चल रही है, वो सॉल्व करते हैं तो फिर देख लेते हैं जी। इसके अलावा कोई और? सर v प्लस u नॉट ओवर v फार्मूला यूज होगा तो v होगा आंसर। ठीक है, सर पिछले टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्लीज। एक मिनट बचे, पहले ये कर लें, एक और एमसीक्यू है। ओके सर। ये कीजिएगा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। ठीक है, with 1/4 speed of sound। ठीक है, change in frequency observed by the observer will be दोनों करें, मैं दोनों को सॉल्व करवा देता हूँ। अल्फा सर दूसरे वाले का। जी, अल्फा है दूसरे वाले का। अल्फा सर। ठीक है, बताते जाए ना, जिसने सॉल्व किया वो बताते जाए मुझे, शाबाश। ये भी मैं सॉल्व करता हूँ तो पता चल जाएगा। पहले में कुछ अल्फा कह रहे हैं, कुछ बीटा कह रहे हैं, और थर्ड में सेकंड में कुछ कह रहे हैं। फर्स्ट अल्फा ऑप्शन है, ठीक है, शाबाश। करें सॉल्व। सर फर्स्ट वाले का अल्फा है और सेकंड वाले का भी अल्फा ही है। ठीक है,
Sir, I think the first one is beta and the second one I think it's alpha. ओके, और कोई शाबाश सर 5/4 अल्फा आंसर। और ठीक है, अल्फा। जी फर्स्ट एमसीक्यू तो सबका ठीक है। सेकंड एमसीक्यू आप लोगों का मैं अभी बता रहा हूँ गलत है, जो आपने आंसर दिया है उसमें आपको एक नई चीज मैं बताऊंगा सबको। अब ये सुनिएगा, अब मैं आप सबको फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अब सुने, इसमें ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स और अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी जो है डबल्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। जो डेटा गिवन है जो गिवन डेटा है वो है f डैश इज इक्वल टू 2f, ठीक है? ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स। जब इसका जो फार्मूला लगेगा f डैश इज इक्वल टू एक मिनट ठहरिएगा, ये फार्मूला लगेगा इसमें। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, ठीक है? f डैश जो है ये वो पुट करें यहाँ पे, f से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2v इज इक्वल टू v प्लस u नॉट, ठीक है? ये इस तरफ आएगा, ये भी स्पीड ऑफ साउंड है, ये भी तो इज इक्वल टू u नॉट व्हिच इंप्लाइज v इज इक्वल टू u नॉट। ऑब्जर्वर की जो स्पीड लाइट बंद हो गई है, मैं एमसीक्यू करवाना हूं, लाइट आ रही है, मैं एमसीक्यू नहीं हो रहा, सॉल्यूशन करवाना नहीं, वो आवाज से बचाव चली जाएगी लेकिन स्पीड नहीं आएगी। बच्चों जो फर्स्ट आपका एमसीक्यू था उसका लाइट चली गई है, उसका आंसर जो अल्फा ही है, यानी कि v इज इक्वल टू u नॉट है, ठीक है? फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है अल्फा, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। तो सेकंड ऑफ जो क्वेश्चन है उसका आंसर अल्फा नहीं है, उसका आंसर है डेल्टा। वो अगर लाइट आ जाती है तो मैं आपको भी करवा देता हूँ, तो फिर मैं वो कल आपको ना पहले टाइम आगे करवा दूंगा। रिपीटर्स आप लोग ये सुन लें कि जो डेटा गिवन था उसमें मैंने कहा था चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। चेंज हमेशा अपीयरेंट माइनस ओरिजिनल होती है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आगे से चलें जी। पहले तो आप लोग ये देखें v इज इक्वल टू u नॉट, ठीक है? इस तरह होना था। अब आते हैं सेकंड एमसीक्यू की तरफ। इसमें ऑब्जर्वर मूव कर रहा है 1/4, ये जो 1/4 है ना, ठीक है? इस 1/4 का मतलब है u नॉट की जो स्पीड है वो v/4 है। 1/4 का मतलब 1/4, 1/4, ठीक है? फॉर्मूला अगेन वही लगेगा, f डैश इज इक्वल टू v प्लस u नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू f, ठीक है? और f डैश इज इक्वल टू ये जो 1/4 है ना, ये आपने v नॉट u नॉट में पुट कर देना, v प्लस v/4, ठीक है? 1/4 ऑफ साउंड की स्पीड है, ठीक है? डिवाइडेड बाय v इंटू f।
अब आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करें, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये वाला जो फैक्टर है इसका जो सॉल्यूशन है, ये आप सबसे पहले इसको करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 5/4f, ठीक है। आप लोगों ने यहां तक इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताया। मैंने क्वेश्चन में पूछा था चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर अपीरेंट फ्रीक्वेंसी पूछते हैं ना, तो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्वर के लिए यही है। जब भी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब किसी भी चीज में जो चेंज है ना, अगर वो आ जाए, ठीक है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो है, मैं इसको डेल्टा एफ लिखता हूं, ये होगा अपीरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस अपीरेंट में से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो इस केस में होगा डेल्टा, ठीक है। चेंज जो है वो आप देखें, जैसे आप चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इस केस में आप चेंज फाइंड करेंगे, जो अपीरेंट है और जो ओरिजिनल है उनका माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ अपीरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और उसका ऑप्शन बनेगा डेल्टा। ये बच्चों आपका लेक्चर ओवर हो गया, 2 मिनट में दे रहा हूँ, अगर इनमें कोई बात आपने पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछ लें जल्दी जल्दी। हाँ जी, अनम्यूट सर अगर ये सर अवे मूव करे फिर भी फार्मूला यही रहेगा, क्या चीज? सर अगर ऑब्जेक्ट अवे मूव करे सर फिर भी फार्मूला यही रहेगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी का, फार्मूला यही रहेगा, f डैश माइनस f ही होगा, लेकिन f डैश उसमें चेंज होगी, ठीक है। चेंज हमेशा आपने याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल होती है या अपीरेंट माइनस ओरिजिनल होती है, ये चीज याद रखिए। सर यहाँ पे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या थी? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी f है और अपीरेंट 5/4f है। सर लैम्डा शिफ्ट जो है वो हम पहले 2 केसेस में क्यों नहीं ऑब्जर्व करते, थर्ड एंड फोर्थ केसेस में क्यों ऑब्जर्व करते? क्योंकि लैम्डा की शिफ्ट डिपेंड करती है अपने सोर्स की मोशन पे, ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेकिन सर वहां पे तो वेवलेंथ कंप्रेस हो रही है ना, उनकी लेंथ जो है जब हो रही है। उसने जब सोर्स में से निकलना है ना, वेवलेंथ ने जब सोर्स में से निकलना है तो वेवलेंथ होनी उतनी है, ठीक है। वो हमारा डिस्टेंस कम होने की वजह से हमें उसकी परसेप्शन छोटी लगेगी, वेवलेंथ स्मॉल नहीं हो रही, क्योंकि वेवलेंथ सोर्स में से निकल रही है, इक्वल निकल रही है। लेकिन जब सोर्स मूव करेगा ना ऑब्जर्वर की तरफ, ये रिलेटिव केस है, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा ना, तब आप ये समझ लेंगे जो वेवलेंथ है उसको पता चल जाएगा कि अब मेरे पास डिस्टेंस कम है, ठीक है, सोर्स की मोशन की वजह से। मतलब आप उसको इजी समझ सकते हैं, इसमें ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव का। सोर्स मूव करेगा, उससे उसके जो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वेवलेंथ है, उसको उसके मोशन से ये एहसास होगा कि मेरे पास डिस्टेंस कम है, और कम डिस्टेंस की वजह से मुझे इतने डिस्टेंस में अपने आप को कन्फाइन करना है। तो जब वेव निकलेगी, वेव शॉर्टर होकर निकलेगी, या ऑब्जर्वर तक शॉर्ट टाइम में थोड़े डिस्टेंस में अपने आप को कन्फाइन करेगी। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। ओके सर। सर मैं प्लग पोजीशन के बारे में पूछना सर, मैंने किसका प्लग पोजीशन आपने एक एमसीक्यूज करवाया था ना, प्लग पोजीशन। जी पूछें सर बता दें प्लीज दोबारा कि प्लग पोजीशन क्या होती है? प्लग पोजीशन में फार्मूला लिखा तो था, प्लग पोजीशन होती है लेंथ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लूप्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ लूप्स गिवन होंगे यहाँ पर पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे और प्लग पोजीशन आएगी। मैंने कहा था 50 लूप्स है, ठीक है। तो बताएं प्लग पोजीशन क्या होगी। यहाँ पर 50 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा L/100, तो L/100 प्लग पोजीशन होगी। यानी एक स्ट्रिंग को 100 छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करके कोई एक पार्ट से उसको आप प्लग करेंगे तो 50 लूप्स जनरेट होंगे, ये मैंने बताया था। ओके सर अगर बॉडी और ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक डायरेक्शन में मूव करें तो फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे ना? फिर नहीं, वो केस, उस केस में फिर वो केस पे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। v ± u डिवाइडेड बाय v ± us, उससे ही सॉल्व करेंगे आप उसको भी। लेकिन वो इस वक्त इस दफा आपके पीएमसी के सिलेबस में वो नहीं है कि दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक सर, मतलब कि एक मूव करेगी जो हमारे सिलेबस एक वहाँ जी आपके शोर में सिर्फ एक का मूव करना ही है। आपके जो इस वक्त पीएमसी का जो 2021 का केस है वो कोर्स है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।